अब देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वंश था। तो इसकी थोड़ी सी उत्पत्ति के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे इससे पहले हमने पालों के बारे में देखा, तो पालों के जो अलावा जो उत्तरी भारत की जो दूसरी एक प्रमुख शक्ति के रूप में जो उभर कर आई थी वो गुर्जर प्रतिहार थे। और इन्होंने उत्तरी भारत का जो एक बहुत ही बड़ा पैमाने पर यानी विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, और जो कन्नौज नगरी थी उसकी प्रतिष्ठा इन्होंने वापस स्थापित की थी। हालांकि इसके लिए क्या हुआ था, त्रिदलीय जो संघर्ष पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के बीच में चला था। और इस वंश को भी जो अग्निकुल से है संबंधित उसमें भी कहा जाता। जो अग्निकुल से राजपूतों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत में इससे भी संबंधित है। अब इस जाति की थोड़ी बात कर लेते हैं कि इसका पहला उल्लेख कहाँ पर प्राप्त हुआ। तो इस जाति का पहला उल्लेख जो चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, उनके ऐहोल लेख है उसमें गुर्जर जाति का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। इसके अलावा बाणभट्ट वगैरह और भी वैनसांग वगैरह ये भी इसका उल्लेख करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इन्हें ये संवय को गुर्जर प्रतिहार संवय को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। इस राज्य की स्थापना नागभट्ट नामक एक सामंत के द्वारा की गई थी। हालांकि इसके देखो अलग अलग बुक्स के अंदर अलग मिलता है। जैसे इसमें कहा इसकी स्थापना नागभट्ट ने की, कई बुक्स में मिलता है कि इसकी स्थापना या संस्थापक वत्सराज को कहा जाता है, जबकि इसका वास्तविक संस्थापक था या जो मूल पुरुष कहते हैं या कहेंगे हम प्रथम ऐतिहासिक पुरुष, वो था हरिश्चंद्र। उस हरिश्चंद्र से इस वंश की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। उसके दो पत्नियां थी, एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय पत्नी थी। और ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न पुत्रों ने जो मालवा में शासन किया, और जो क्षत्रिय पत्नी है उससे उत्पन्न पुत्रों ने जोधपुर पर शासन किया था। और इस वंश का जो वास्तविक शासक है वो नागभट्ट को माना जाता है। यानी जो वास्तविक गुर्जर प्रतिहार वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। इसके द्वारा इसमें लिखा 725 में कहाँ पर हुई थी, गुजरात में। अतः इसका नाम क्या पड़ा, गुर्जर प्रतिहार बना। इसके जो क्षेत्र के लिए भी काफ़ी कुछ विवाद है इतिहासकारों के बीच में। नागभट्ट प्रथम बड़ाई वीर था, उसने सिंध की ओर से होने वाले अरब आक्रमणों को सफलतापूर्वक सामना किया। जो ग्वालियर लेख है उस लेख में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि मल्लिश राजा की विशाल सेनाओं को चूर करने वाला मानव नारायण के रूप में वो लोगों की रक्षा करने के लिए उपस्थित हुआ था। इसके नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय दोनों की दरबार को नागावलोक के नाम से भी जाना जाता। इन अरब आक्रमणों को ही मल्लेशों के नाम से जाना गया। इस वंश का पहला शासक वत्सराज था, जिसने सम्राट की पदवी धारण की थी। यानी इस वंश का ये भी एक महत्वपूर्ण शासक है, जो हालांकि इससे पहले इस वंश का ये चौथा शासक माना जाता है नागभट्ट के बाद में। इसके बाद में दो और हुए, नागभट्ट प्रथम के बाद कुकुस्त हुआ, उसके बाद देवराज हुआ, और उसके बाद ये चौथा वत्सराज इस वंश का शासक हुआ। इसने जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसका थोड़ा विस्तार किया था, और महत्वपूर्ण उपाधि इसने जो सम्राट है उसकी पदवी को या उपाधि उसने धारण की थी। इसने ही त्रिकोण ये संघर्ष था जो पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के अंदर उसके अंतर्गत भाग लिया था। यानी जो कन्नौज को लेकर के जो त्रिकोणीय संघर्ष था उसमें वत्सराज ने ही प्रथम बार भाग लिया था गुर्जर प्रतिहारों की तरफ से। वत्सराज के बाद में इसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय शासक बना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। 816 ईस्वी के लगभग गंगा, तो इसने क्या किया, गंगा की घाटी पर हमला किया और कन्नौज पर क्या कर दिया, अधिकार कर दिया। यानी कन्नौज को लेकर जो संघर्ष चल रहा था उस संघर्ष में नागभट्ट द्वितीय ने भी भाग दिया। इसने कन्नौज पर आक्रमण किया और वहाँ से जो चक्रा युद्ध है उस चक्रा युद्ध को भगा दिया और अपनी राजधानी को कहाँ पर ले आया, कन्नौज ले आया। लेकिन नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से क्या हुआ, पराजित। अब देखो इसमें होता क्या था, संघर्ष कन्नौज को लेकर चल रहा था। यहाँ दो भाई थे, इंदिरा युद्ध और चक्रा युद्ध। इंदिरा युद्ध का समर्थन ये गुर्जर प्रतिहार कर रहे थे, जबकि चक्रा युद्ध का समर्थन पाल कर रहे थे। तो जो पाल उसको चक्रा युद्ध को बैठाते, ये आक्रमण करते, उसकी जगह इंदिरा युद्ध को बढ़ा देते। और जैसे ही गुर्जर प्रतिहार पालों को पराजित करते, इधर से राष्ट्रकूट के वंश के ये शासक आते और प्रतिहारों को पराजित कर देते। तो इस तरीके से इनके बीच में संघर्ष चलता रहता था।
और इस संघर्ष में कुछ एक मामलों को छोड़कर हमेशा ही गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूटों से पराजित हुए, जबकि पालों पर ये अधिकतर विजयी हुए। इनके वंशज कन्नौज और उसके आसपास के शासकों तक 1018-19 ईस्वी तक शासन करते रहे। यानी नागबड़ द्वितीय, उसके बाद में आया नेक्स्ट महत्वपूर्ण शासक कौन था? मिहिर भोज, जो कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसका वास्तविक नाम क्या था? भोज प्रथम था, और ये मिहिर भोज के नाम से जाना जाता था। ये नागबड़ द्वितीय का क्या था? पौत्र था। अरब व्यापारी सुलेमान, बहुत ही महत्वपूर्ण, सुलेमान इसके समय भारत आया था, और इसके दरबार का बहुत ही अच्छा सा वर्णन इसने अपने ग्रंथ के अंदर किया है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कुछ चीज़ें। मिहिर भोज के बारे में हम देख लेते हैं। ये विद्या का बहुत ही बड़ा संरक्षक था, और सबसे बड़ी बात है कि प्रारंभ में ये हारने के बाद में इसने जो पालों से को और राष्ट्रकूट शासकों को, इन सब को पराजित करके अपनी ख्याति को बढ़ाया था। इसके अलावा इसने कुछ चांदी के सिक्के भी जारी किए थे, और जो सुलेमान है वो इसको, मिहिर भोज को, मुसलमानों का घोर शत्रु बताता है। तो इससे सिद्ध होता है कि इसने जो अरबों के प्रचार को रोक दिया था, यानी अरबों का जो पश्चिम की ओर कहें या दक्षिण की ओर कहें या पूर्व की ओर कहें, सॉरी पश्चिम से तो आ रहे थे, दक्षिण पूर्व की ओर इसने प्रचार को रोक दिया था। अगला जो सम्राट था वो महेंद्रपाल था, जिसे महेंद्रपाल प्रथम के नाम से जाना जाता। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ था, जो कर्पूर मंजरी के रचयिता महाकवि राजशेखर का शिष्य और उसका संरक्षक था। यानी राजशेखर इनके क्या थे? गुरुजी थे, और गुरुजी को इन्होंने क्या किया था? संरक्षण, महेंद्रपाल ने संरक्षण प्रदान किया हुआ था। ये भी कुछ क्षेत्रों में विजय हुआ, और कुछ कश्मीर के शासक के साथ में ये भी क्या हुआ था? पराजित इसको होना पड़ता। इसके बाद में जो शासक बना, यानी देखो महेंद्रपाल का समय, इस समय हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टि से प्रतिहार जो साम्राज्य है उसका अभूतपूर्व काल था। इस क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी, और कन्नौज की एक बार पुनः प्रतिष्ठा और गौरव की स्थापना इसने करवाई थी, जैसी स्थापना हर्षवर्धन के काल के समय में थी। यानी अब क्या हुआ? अब जो इस त्रिकोणीय संघर्ष है, इस त्रिकोणीय संघर्ष के अंदर गुर्जर प्रतिहार भारी पड़ने लगे, और अनंत गुर्जर प्रतिहारों की ही इसमें विजय हुई थी। महेंद्र प्रथम के बाद में, या महेंद्रपाल प्रथम के बाद में राष्ट्रकूट राजा, इसके बाद इसका पुत्र शासक बना महिपाल, और महिपाल को क्या हुआ? राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय से बुरी तरीके से पराजित हो गया था। हालांकि ये स्थिति काफ़ी देर तक नहीं रही। जैसे ही इंद्र तृतीय लौटा, इसने महिपाल ने अपनी स्थिति को वापस सुदृढ़ कर दिया, और राजशेखर इसे महत्वपूर्ण उपाधि भी देता, जैसे महाराजा धीराज, बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे राजशेखर ने उपाधियाँ दी थी दोनों ही शासकों, राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम दोनों के ही शासनकाल के अंदर रहा था। और इस राजशेखर ने महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक और रघु ग्रामीणी की उपाधि दी, जबकि महिपाल को इसने आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहा था। इसके समय में एक महत्वपूर्ण यात्री आया था महिपाल के समय में, वो था अरब यात्री था अल मसूदी, या जिसे मुस्लिम लेखक कहते अल मसूदी। इसके समय के आया, और वो इसकी अपार शक्ति और साधनों की क्या की थी? उसने भी प्रशंसा की थी। हालांकि इसके बाद में गुर्जर राज्य का क्या होने लग गया? पतन होने लगा। यानी महिपाल के समय गुर्जर प्रतिहार राज्य का पतन होने लगा। उसके बाद के राजाओं में और भी राजा बने, जैसे भोज द्वितीय, विनायक पाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, महिपाल द्वितीय, विजयपाल। इन्होंने 1013 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया था। और इसके बाद में विजयपाल के बाद में जो शासक बना था वो था राज्यपाल, जो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था? राज्यपाल। ये बड़ा ही कायर शासक था, जिसने राज्यपाल ने बिना लड़े ही भाग खड़ा हुआ। यानी जैसे ही मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया, तो उसका सामना, राजा का कर्तव्य होता है कि किसी भी विदेशी आक्रमण से या बाहरी शत्रु से प्रजा की रक्षा करें, लेकिन इसने प्रजा का धर्म छोड़ करके पीठ दिखाई थी, जो एक क्षत्रिय के लिए मरने से भी बदतर थी। तो ये बिना मोर्चा, यानी जनता को अपने ही हालात पर लूटने कटने के लिए, अत्याचार सहने के लिए छोड़ करके ये भाग खड़ा हुआ था। और बाद में इसने क्या की थी? महमूद गजनवी की अधीनता भी स्वीकार कर ली। इसके आसपास के राजपूत राजा इसके इस व्यवहार से
इसकी इस कायराना हरकत से बहुत ही नाराज हुए और मोहम्मद गजनवी के लौट जाने के बाद कालिंदर के चंदिल नाजा गंड, जिसे विदादर भी कहा जाता है, उसने इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने उसे क्या किया था, मार डाला था और उसके स्थान पर किसको गद्दी पर बिठाया था, त्रिलोचन पाल को बिठाया था। और त्रिलोचन के पाल के बाद में यशपाल और ऐसे ही कमज़ोर शासक हुए और अनंत जाकर के ये वंश समाप्त हो गया और आखिर कन्नौज पर गढ़वालों का क्या हो गया, नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी कन्नौज पर किसका हुआ, गढ़वाल अथवा राठौड़ वंश का उद्गम होने से 11वीं सदी के द्वितीय चतुर्थांश में बाड़ी के गुर्जर परतियार वंश को सदा के लिए क्या कर दिया, उखाड़ दिया। यानी ये वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया और गुर्जर परतियार शासकों ने अरबों को आगे नहीं बढ़े। इन्होंने क्या किया था, जो अरब आक्रमण के सामने इन्होंने अवरोध का, यानी जवार भाटा था उसके सामने इन्होंने अवरोध का कार्य किया था। जो अरब आक्रमण का जवार भाटा था इस गुर्जर परतियार रूपी चट्टान से टकरा कर वो क्या हो गया, चूर चूर हो गया, यानी उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो काफ़ी सारे कहा जाता है कि 3 से 4 शताब्दियों तक इन्होंने क्या किया, अरब आक्रमणों का जो ज्वार भाटा था उस ज्वार भाटे को इन्होंने काफ़ी समय तक रोक के रखा था और भारत की जो पराधीनता थी उस पराधीनता को थोड़े समय के लिए इन्होंने टाल दिया था। एक दीवार की तरह इन्होंने कार्य किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे चोल वंश, जो दक्षिण भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण वंश था। ये प्राचीन दक्षिणापथ के 3 प्रमुख राज्यों में से एक था कौन, चोल वंश, दूसरा था पांड्य और तीसरा था चेर या जिसे केरल या केरल पुत्र के नाम से। तो अशोक के अभिलेखों में इस राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ। अशोक के अभिलेख में किसका वर्णन मिलता है, इस चोल राज्य का। चोल राज्य के निवासी कैसे थे, तमिल भाषी और तमिल प्रदेश के अंदर ही निवासी रहे। अधिकतर इनका क्षेत्र वर्तमान तमिलनाडु के क्षेत्र में इनका राज्य स्थापित था। तमिल भाषा के उच्च कोटि के साहित्य और लेखन को इन्होंने क्या किया था, प्रोत्साहित किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य जो इनके काल के अंदर रचा गया था, जिसमें एक महत्वपूर्ण लेखक थे तिरुवल्लुवर, जिन्होंने कुरन नामक एक ग्रंथ लिखा। और इस वंश के बारे में भी अलग अलग जानकारी हमें दृष्टिगत होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस वंश का जो संस्थापक के बारे में और करिकाल, इन 2 शासकों के बारे में थोड़ी जो इतिहासकार है उनमें विभेद भी, और कई जगह इसमें और कई बुक्स में भी विजयालय को इस वंश का संस्थापक माना गया, जबकि इस वंश का संस्थापक था उर्वफरे इलन जैत सैनिक था, जिसने उरेयूर को राजधानी बनाया था, जो अपने युद्ध के अंदर अपने सुंदर रथों के कारण बहुत ही प्रसिद्ध था। उसके बाद का जो शासक हुआ था वो था करिकाल, लगभग 100 ईस्वी, ये सोल वंश का राजा था। तो जो करिकाल है इसने क्या किया था, पुहार या पुगार जिसे क्या कहते हैं, या कावेरीपत्तनम, इसका कावेरीपत्तनम भी नाम है, पुगार, पुहार या कावेरीपत्तनम, उसकी स्थापना की और बाद में इसने इसको क्या बनाया, राजधानी भी बनाया। सेल किसे कहते थे, श्रीलंका से युद्ध किया और युद्ध बंदियों से कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का भी निर्माण करवाया, क्योंकि कावेरी नदी से जो बाढ़ आती थी उस बाढ़ से रक्षा के लिए इनसे इन्होंने निर्माण करवाया था। चोलों की राजधानी को उरगपुर या उरयूर या उरेयूर भी कहते हैं, वहाँ से ये कावेरीपत्तनम ले गया था। किसने बनाया, देखो अलग अलग राजधानियाँ हैं। इसकी जो प्रारंभिक राजधानी है, पहली राजधानी उत्तरी मनलूर थी, बाद में उरेयूर, फिर तंजावुर, फिर गंगैकोंड, चोलपुरम, ऐसे अलग अलग समय के अंदर इनकी अलग अलग राजधानियाँ बनेगी। तो इस तरीके से जो करिकाल था वो बहुत ही समय का महत्वपूर्ण शासक था, जिसने अपनी विस्तारवादी नीति के द्वारा अपने राज्य का प्रचार किया, यानी विस्तार किया। उसने 2 महत्वपूर्ण अभियान किए थे। एक अभियान के अंदर उसने 12 राजाओं को पराजित किया, जबकि दूसरे अभियान के अंदर उसने 9 राजाओं को पराजित किया। तो इस तरीके से इसने अपने विजयों के माध्यम से इसने बहुत ही ख्याति हुई और इस शासक की जो प्रशंसा है वो संगम साहित्य के अंदर देखने को मिलती है। इसके करिकाल के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण कविताओं की भी रचना हुई। इसके बाद देखो चोल राज्य का जो इतिहास है वो अंधेरे के अंदर चला गया था। ईसा की जो 3री शताब्दी से लगाकर 9वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी के अंदर इस राज्य का विजयालय नामक राज्य का उल्लेख मिलता है, जो जिसे इस वंश का कई बुक्स के अंदर संस्थापक कहा गया है, और जबकि इसे वास्तव में चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। इसने भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, पांड्यों को हराया और तंजौर को इसने क्या बनाया, उरेयूर के स्थान पर तंजौर को राजधानी बनाया था।
इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी आदित्य या इसे आदित्य प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका काल 880 से 907, कहीं 871 भी मिलता है, ने पल्लव नरेश किसको किया, अपराजित को पराजित किया। यानी इसने क्या किया, अपनी जो साम्राज्य विस्तारवादी नीति है उस नीति के कारण इसने इस पल्लव नरेश को पराजित करके इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। अपराजित को क्या किया, पराजित करके इसकी हत्या करके। ये कौन था, पल्लव नरेश था। और बाद में इसने पल्लवों के ऊपर अधिकार, पल्लव राज्य पर ही इन्होंने क्या कर दिया, अधिकार कर दिया। इसके अलावा इसने पांड्यों, कलिंग आदि देशों के राजाओं को भी क्या किया, पराजित किया। इसके बाद में आदित्य प्रथम के बाद में जो शासक बना था वो था परांतक प्रथम। कौन सा था, परांतक प्रथम। ये भी इस वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। इसने जो पल्लवों की बची कुची ताकत थी उसको पूरी तरीके से कुचल दिया था और पांड्यों की राजधानी मदुरा पर क्या कर दिया था, अधिकार कर दिया था। और इस पर अधिकार करके मदुरे कौंड की उपाधि इसने धारण की थी। ये अब देख लीजिए आप, यहाँ उस समय की भारत की स्थिति है। ये हालांकि गुर्जर प्रतिहारों के बारे में, राष्ट्रकूट है, गुर्जर प्रतिहार और चोल तीनों का साम्राज्य। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप आराम से देख लीजिए। और इसके अंदर बताया ये विवादित क्षेत्र, अनुमानित रेखाएं, यानी ये विवादित क्षेत्र डॉट डॉट वाला क्षेत्र है, ये वाला है इधर, ये इनके बीच में संघर्ष का कारण था। इससे यहाँ पर ये जो आपको देख रहे हैं उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर जो ये गुर्जर प्रतिहार थे, और जिसकी सीमा रेखा आपको बाउंड्री भी दिखा देते हैं, इसकी क्या थी, ये सीमा रेखा है जो ये गुर्जर प्रतिहारों की थी, यहाँ से लगाकर इधर वाला ये क्षेत्र। और इसके बाद में ये जो क्षेत्र आप देख सकते हो, ये इतना वाला क्षेत्र यहाँ से होकर ये राष्ट्रकूट थे। और इससे इस साइड में ये जो आप देख रहे हो यहाँ से ये वाला क्षेत्र ये पालों के अधीन था। तो इस तरीके से हालांकि इसके बीच में छोटे छोटे और भी राज्य थे, तो इनके बीच में जो आपसी संघर्ष क्या हुआ था वो चलता रहता था। इसके बाद जो शासक बना था वो चोल राजा था राजराज प्रथम, जिसका वास्तविक नाम था आर्यमौली वर्मन था। तो जो अपने पिता यानी परांतक प्रथम की तरह उसने भी लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। इस कारण इसने ये उपाधि धारण की थी राजराज की। इस कारण इसे हम राजराज प्रथम के नाम से भी जानते हैं। इसने बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसका शासनकाल चोल साम्राज्य के लिए सर्वाधिक गौरवशाली समय था। संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग, सिंहलदीप एवं श्रीलंका को अपने अधीन करके पूरे दक्षिण भारत का एक छत्र ये क्या बन गया था, सम्राट बन गया था। इसी कारण इसको कहते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक ये था। इन सब को इसने क्या किया था, पराजित कर दिया था। और श्रीलंका की जो राजधानी थी अनुराधापुर, उसको भी बुरी तरीके से नष्ट करके जो श्रीलंका, विशेषकर उत्तरी श्रीलंका पर इसने आक्रमण किया था, उसको अधिकार में किया था। वहाँ अपना नया प्रांत बनाया था मामुंडी चोल मंडलम के नाम से। और जगन्नाथ का इसने इस विजय के बाद विरुद्ध भी धारण किया था। इसने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव का राजराजेश्वर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता। जब मराठे इधर पहुंचे थे तो मराठों ने इस मंदिर का नाम बृहदेश्वर यानी बहुत बड़ा मंदिर होने के कारण इसे इस नाम से पुकारा था। इसके बाद में उसके पुत्र और उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम, जिसे इस वंश का हम नेपोलियन कहेंगे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकी, या फिर समुद्र गुप्त कहेंगे इस वंश का तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। इसके समय में जो सर्वाधिक चोल साम्राज्य का विस्तार हुआ, इसके पास में क्या थी, शक्तिशाली नौका थी। इसने पेंगू, मर्तबान, अंडमान निकोबार आदि द्वीप समूह को जीता। यानी प्रथम बार अभियान तो राजराज प्रथम ने किया था, लेकिन इसने संपूर्ण जो दक्षिण पूर्वी एशिया है उसको भी अपने अधीनस्थ किया था। इसके लिए इसने बहुत सारे विजयी अभियान भी चलाए थे। इसने बंगाल और बिहार के शासक जो महिपाल से भी क्या किया था, युद्ध किया था और इन सबको पराजित किया था। और उनके सर पर गंगा का पानी उठवा के ला करके इसने अपनी राजधानी, नई राजधानी बनाया था। इसने गंगे कोंड चोलपुरम में वहाँ पर एक चोल गंगम नामक तालाब निर्मित करवाया था, उसमें इनका पानी ला करके डलवाया था। उसकी सेनाएं कलिंग जो उड़ीसा पार करके ओड यानी उड़ीसा, ये भी दक्षिण कौशल, बंगाल और मगध होती गंगा तट तक पहुँच गई थी। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगे कोट की भी उपाधि धारण की थी। उसका पुत्र और उत्तराधिकारी कौन हुआ, राजाधिराज प्रथम हुआ।
देखो इसमें हम थोड़ी इसकी उपलब्धियों की भी जानकारी देना चाहेंगे। यानी इसके अलावा इसने जो शक्तिशाली नौसेना उसके बल पर जावा, सुमात्रा आदि प्रायद्वीपों पर इसने क्या की थी, विजय प्राप्त की थी और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसके अलावा इसने जो कला, साहित्य और शिक्षा का बहुत ही बड़ा संरक्षक था। विभिन्न वैदिक विद्यालय और चीन के साथ सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध भी इसने स्थापित किए थे। और गंगे कौंड चोलपुरम नामक एक मंदिर है, उस मंदिर का भी इसने निर्माण करवाया था। जो नेक्स्ट शासक हुआ राजाधिराज प्रथम, जो चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ हुए कोपम के युद्ध के अंदर क्या हुआ था, मारा गया था। यानी चोलों और चालुक्यों के बीच में निरंतर संघर्ष चलते रहते थे। कभी किस पक्ष की विजय होती थी, कभी एक दूसरे पक्ष के, इस टाइप से एक दूसरे पक्ष की विजय हो रही थी। तो इस बार सोमेश्वर के हाथ दाव लग गया और सोमेश्वर ने राजाधिराज को मार दिया और युद्ध के मैदान में ही वीर राजेंद्र को क्या बनाया गया, शासक बनाया गया। यानी युद्ध के मैदान में ही क्या हो गया, सत्ता का परिवर्तन हो गया। और चालुक्यों ने, इसने बाद में वीर राजेंद्र ने क्या किया, चालुक्यों को कुंडल संगम के युद्ध में पराजित करके अपनी जो पिछली हार है, अपने पिता की जो हार है, उस हार का क्या कर लिया, इसने बदला ले लिया। और बाद में धीरे धीरे चोल भी आपस में क्या हो गए, झगड़ने लग गए और यहीं से चोल साम्राज्य जो है वो कमजोरी की ओर चला गया। फिर कुछ ऐसे शासक हुए जिसमें कुछ को तो अधिराजेंद्र जैसों को तो जनता ने ही मार डाला था। तो इस तरीके से बाद के शासक अयोग्य हो गए थे। और उसके बाद में जिसके फलस्वरूप क्या किया, सिंहासन राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम, ये किसका था, चालुक्य वंश का था, जिसका पिता राजेंद्र कुलोत्तुंग की माँ तो क्या थी, चोल राजकुमारी, और पिता चालुक्य राज्य का क्या था, स्वामी था। तो इसके बाद चोल चालुक्य संयुक्त राज्यों की स्थापना की, यानी नया वंश स्थापित हुआ। चोल वंश की जगह चोल चालुक्य वंश की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया था। और इसने अपने जो वेद उत्तराधिकार बनाए रखने के लिए इसने विभिन्न प्रकार के जो कर है उनको हटा दिया था। और इस कारण इसे चुंग मत विरत यानी करों को हटाने वाला भी कहा गया। तो ये था अपने चोल शासन, जिसमें महत्वपूर्ण शासकों के बारे में हमने देखा था। और अब इस वंश के अंतिम शासक की बात करेंगे तो वो इस वंश का अंतिम शासक कौन था, राजेंद्र तृतीय। बाद में पांड्यों ने इस चोल राज्य पर क्या कर दिया था, अधिकार कर लिया था, क्योंकि इनका निरंतर पांड्यों के साथ में संघर्ष चल रहा था। अब देखेंगे चोल प्रशासन। तो चोलों का जो प्रशासन है वो पंचायत प्रणाली पर आधारित था। पंचायतों का इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, जिसकी जानकारी हमें अभिलेखों, तत्कालीन साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण आदि से हमें प्राप्त होती है। और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशिष्ट राजनीतिक और सांस्कृतिक विशेषता थी, जो यहाँ के स्थापत्य कला आदि के क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। और यहाँ केंद्रीय नियंत्रण के साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ग्रामीण और स्थानीय स्वायत्तता का अद्भुत जो संकलन है वो इस काल के अंदर देखने को मिलता। जो उत्तर मेरु अभिलेख मिला है या शिलालेख मिला, उससे हमें इस समय के जो इस स्थानीय स्वशासन है उसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस मानचित्र को हमने देख लिया। अब ये नेक्स्ट ये मंदिर हम देखेंगे। ये चोल कालीन मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध। किस टाइप के जो मंदिरों की मूर्तियों को, ऐसे अजूबे मंदिरों को बनाया जो वर्तमान समय के अंदर ही भी स्थापत्य कला की दृष्टि के से आकर्षक हैं और आश्चर्य। ये चोल कालीन जो नटराज की प्रतिमा है उस प्रतिमा का अंकन किया आप देख सकते हो। अब देखेंगे इसका प्रशासन। तो प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य कितना था, 6 प्रांतों के अंतर्गत बटा हुआ था अलग अलग, यानी प्रांतों में अलग अलग विभाजन था। केंद्रीय प्रशासन था, फिर केंद्रीय प्रशासन के बाद में इसको प्रांतीय प्रशासन के अंदर विभाजन किया गया, फिर प्रांतीय प्रशासन से बाद में तीसरा था स्थानीय प्रशासन। इस टाइप से इसमें 3 प्रकार के अंदर प्रशासनों में बंटा हुआ था, जिसमें केंद्रीय प्रशासन के अंदर जो राजा होता था वो सर्वोच्च होता था, वो इसकी शासन उसकी सहायता के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे। जो प्रांत है उस समय 6 थे और इन प्रांतों को किस में अलग अलग है, जिस प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मंडलम। ये ध्यान रखना, प्रांत जैसे वर्तमान में राज्य, तो इस टाइप के इसके जो राज्य में ये छोटे छोटे जैसे राज्य थे राजस्थान में, उन्हें मंडलम, और मंडलम का उप विभाजन फिर कोटम के अंदर किया गया था। हो सकता है ये जो वर्तमान के अंदर हमारे
या तो जिले टाइप के होंगे या फिर संभाग टाइप के, इस टाइप से इसका वर्णन किया गया था। जिससे कोटम को या वलनाडु भी इसे कहते हैं। कोटम का उपविभाजन नाडु यानी जिलों के अंदर किया गया। फिर कुरम, अब कुरम क्या गांव नहीं, एक ग्रामों का एक समूह होता था और सबसे छोटी इकाई तो इसमें क्या हुआ करती थी, ग्राम ही हुआ करती थी। और इनका शासन भी विभिन्न प्रकार के जो इनके सदस्य वो चलाते थे। जैसे इसका मंडल का प्रमुख था, मंडल मुडाली कहलाता था। इन सब के अपने अपने क्या थे, सेना थे, न्यायालय हुआ करते थे। अभिलेखों के अंदर नाडु की सभा को क्या कहा गया, नाटर कहा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण इस चीज़ को ध्यान रखना। एक तो ये वाला क्रम क्या था इनका, फिर इनकी जो नाडु की सभा को क्या कहा जाता, नाटर। और नगर की श्रेणियों को नगरतार के नाम से जाना जाता था। और गांव में प्रतिनिधि प्रतिवर्ष नियमित निर्वाचित होते थे। यानी जो यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, ग्रामीण और नगरीय स्तर पर जो स्थानीय स्वायत्ता की व्यवस्था थी। इसके लिए कुछ प्रतिनिधि संस्थाएं थी, जैसे उर थी, सभा थी, महासभा और नगरम। ये विभिन्न इनके कार्य संचालित करती थी और इनके सदस्यों की नियुक्ति शैक्षणिक, आर्थिक और नैतिक योग्यताओं के आधार पर होती थी। ये योग्यताएं होना उसमें अनिवार्य होता था और इसके आधार पर ही इनकी क्या होती थी, नियुक्ति होती थी। ऐसी व्यवस्था वर्तमान में भी भारत के अंदर देखने को नहीं मिलती है। हालांकि राजस्थान में पिछली सरकार ने जो शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम शैक्षणिक योजना अनिवार्य की थी, वो वर्तमान जो सरकार है उस सरकार ने इसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया है। तो इस तरीके की व्यवस्था जो प्राचीन समय के अंदर भी देखने को मिलती है और होनी भी चाहिए। किसी भी प्रतिनिधि की जो न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। प्रत्येक मंडलम को स्वायत्ता प्राप्त थी, लेकिन राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय विधानसभा नहीं थी। यानी राज्य क्या हुआ था, निरंकुश होता था। यानी शासन व्यवस्था का जो स्वरूप था राजतंत्रात्मक और वंशानुगत था। यानी सर्वोच्च ऊपर कौन हुआ करता था, राजा ही हुआ करता था। भूमि उपज का यानी यहाँ की जो कर व्यवस्था बहुत ही कर के मामले में कम था। भूमि उपज का छठा भाग सरकार लगान के रूप में लिया करती थी। लगान अनाज या स्वर्ण मुद्राओं में दिया जा सकता था। जैसी जिसकी स्थिति होती थी उस हिसाब से लगान वो अदा कर सकता था। और यही जो भू राजस्व है, ये चोल राज्य की जो आय है, उस आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था। चोल राज्य में प्रचलित होने का सिक्का कासू कहलाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण, जब यहाँ पर अर्थदंड भी लगाया जाता था लोगों पर, तो उससे ये मुद्रा के रूप में यानी अर्थदंड के रूप में कासू लगाया जाता था, जो 16 औंस का होता था। और चोल राजाओं के पास में विशाल स्थल सेना के साथ साथ में मजबूत जहाजी बेड़ा यानी जल सेना भी हुआ करती थी। इसी मजबूत जल सेना के बल पर राजेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम ने अपने विजयी अभियान प्रारंभ किए थे। इसके अलावा चोल राजाओं ने सिंचाई की भी बड़ी बड़ी योजनाएं पूर्ण की थी। बहुत ही बड़ी योजनाएं, जैसे करिकाल के समय भी बांध बनाए गए। इसके अलावा हर शासकों ने जो नहरी प्रणाली आदि के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था की थी। अब देखेंगे हम चोल कला। तो चोलों ने पल्लवों की स्थापत्य कला को क्या किया, आगे बढ़े। यानी इस काल में जो स्थापत्य कला थी वो पल्लवों के समय से ही चली आ रही थी। चोलों की जो द्रविड़ मंदिर शैली की कुछ विशेषताएं, यानी जो द्रविड़ मंदिर शैली है उसका विकास इन चोलों ने किया था, जो कि एक विशुद्ध द्रविड़ शैली के नाम से प्रसिद्ध है, जिससे कि आज भी हम देखते हैं, इसके दीदार कर सकते हैं। तो यहाँ के मंदिरों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, उन विशेषताओं के बारे में हम देखेंगे। जिसमें विशेषता क्या है, वर्गाकार विमान, यानी मंदिर के ऊपर बहुत ही बड़ा वर्गाकार और विशाल विमान है। और फिर इसके क्या है, मंडप बनाया, अंदर मंडप है, मध्य में विस्तृत आंगन है। फिर अलंकृत क्या है, गोपुर में कलापूर्ण क्या, स्तंभों से युक्त वृहद सदन, यानी बहुत ही बड़ा सदन का निर्माण करवाया गया। अंतराल सजावट की गई। इसके अलावा सजावट के लिए पारंपरिक सिंह ब्रिकेट यानी 40 ब्रिकेट तथा संयुक्त स्तंभों का प्रयोग हुआ। ये इस जो चोल कला, इस कला की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं। और इसके कुछ मंदिर है, जैसे तंजौर, जो राजराज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर यानी राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर है, जो द्रविड़ कला का क्या है, एक शानदार नमूना। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी मंदिर है, जैसे त्रिकुट कटलाई का सुंदरेश्वर मंदिर है, नर्मदलाई का विद्यालय चोलेश्वर मंदिर है, राजेंद्र जो प्रथम का गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर है, कोरंग नाथ का मंदिर है, ऐरावतेश्वर मंदिर है, त्रिभुवनेश्वर मंदिर है। इस टाइप से बहुत ही
अच्छे और सर्वश्रेष्ठ कला की दृष्टि से मंदिरों का निर्माण इन चोल राजाओं ने करवाया था। दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली भी चोलों की ही देन है। यानी चोल मंदिरों में चिदम्बर और तंजौर के मंदिर उत्कृष्ट, यानी अधिकतर मंदिर कहाँ पर है? तंजौर के अंदर स्थित है। चोल युग में नटराज के शिव की कांस्य की प्रतिमा जो मैंने पहले आपको बताई थी वो बहुत ही सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। तो इस काल में जो धातु कला उस कला की तरफ भी ये संकेत करती है। और मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास भी, गोपुरम क्या, जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम। तो उसका भी इसके काल में ही विकास हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। इसमें बृहदेश्वर और दूसरा ये गंगे कोंड चोलपुरम। कभी दक्षिण भारत की तरफ आप जाओ या वहाँ के निवासी हो तो इन मंदिरों से आप जरूर परिचित होइए। ये वो भारतीय जो वास्तुकला, इस वास्तुकला का निष्कर्ष है जिसका बखान पर्सी ब्राउन जैसे पाश्चात्य जो इतिहासकार और लेखक हुए उन्होंने भी किया था कि किस तरीके से दैत्यों के जैसे इस मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इस जो बृहदेश्वर के मंदिर का ऊपर का जो शिखर है वो भी हजारों टन वजन का है और इतना भारी भरकम एक ही पत्थर का बना हुआ है जिसको इतने ऊंचाई पर कैसे स्थापित किया होगा, यह भी बिल्कुल ही दर्शनीय बात है। जबकि उस समय आज के समय जैसे कोई क्रेन वगैरह नहीं हुआ करते थे। अब हम देखेंगे चोलकालीन समाज के बारे में। तो चोल राजा शैव धर्माने यानी शिव के पुजारी थे, शिव की पूजा किया करते थे। राजा धीराज के रेखों से अश्वमेध यज्ञ का भी उल्लेख मिलता है। यानी चोल वंश के शासक राजा धीराज प्रथम था, उसने क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। और समाज में स्त्रियां संपत्ति की क्या होती थी? स्वामिनी होती थी। यानी ये इस काल की जो समाज की है बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि स्त्रियों को संपत्ति के ऊपर उनका हक प्रदान किया गया था। लेकिन यहाँ कुछ बुराइयाँ भी है, जैसे ये दास रखा करते थे और देवदासी। इसमें क्या होते थे? जो 16 वर्ष से कम उम्र की जो लड़कियां होती थी उसे मंदिरों के अंदर जैसे वर्तमान में चढ़ाओ चढ़ाते वैसे चढ़ा दिया जाता था, जो आजीवन इस मंदिरों में रहती थी और भगवान के आगे नृत्य करती थी। और इसकी वजह से वहाँ का जो पुजारी वर्ग है वो भी पथभ्रष्ट बन गया था और इससे मंदिरों की जो ख्याति है वो भी, और इस वर्ग से कम व्याभिचार भी पनपने लगा था, जो एक मानव सभ्यता के लिए बहुत ही बड़ी बुराई हुआ करती। अब आपके सामने एक मानचित्र है जो पल्लव राज्य को आपको दृष्टिगत करता है। तो इसके अंदर आप देखिए कि उस समय के जो भारत था, भारत की क्या स्थिति थी जब हूणों के भारत के ऊपर आक्रमण हो रहे थे। हूण ये जो चीन की टाइप से यहाँ से आए और इस साइड से भारत का जो पश्चिमोत्तर का हमेशा जो वीक पॉइंट था उस टाइप से भारत पर आक्रमण किया था। यहाँ देख सकते हो ये परवर्ती जो गुप्त राज्य है, इधर शक राज्य, फिर यहाँ पे उज्जैन भी शकों का ही राज्य था, फिर यहाँ से लिच्छवी थे, यहाँ पाटलिपुत्र ये था। और इधर ये देखोगे आपको यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये था पल्लव राज्य, इधर ये सालकायन था, यहाँ पर ये कदम राज्य था, इधर ये गंग राज्य था, यहाँ पर नीचे ये सुधर ये पांडे था। तो इस तरीके से इस समय अलग अलग राज्य उस समय स्थित थे। अब देखेंगे पल्लव वंश के बारे में। तो देखो हुआ क्या था, इस समय जो दक्षिण भारत है उसमें जो पल्लव राजवंश का उदय जो सातवाहन साम्राज्य उसके पतन के बाद ही प्रारंभ हुआ, क्योंकि ये जो सातवाहन वंश के जो शासक थे उनके अंतर्गत ये क्या सामंत हुआ करते थे। और बाद में इन्होंने मौके की विशेष स्थिति में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और लगभग 6वीं शताब्दी तक ये दक्षिण भारतीय राजनीति में ये प्रमुख बने रहे थे। तो इस वंश का जो शासक है अर्काट, मद्रास, तिरुचिनापल्ली और तंजौर के आधुनिक जिलों में ये क्या करते थे? राज्य करते थे, जिसे अभी हमने मानचित्र के अंदर देखा। शिलालेखों में पहले पल्लव राज्य का उल्लेख कांची के विष्णुगुप्त का मिलता है। तो इसका वर्णन कैसे मिलता है कि इसको जो गुप्त वंश का शासक था समुद्रगुप्त, जिसने अपने दक्षिणी अभियान के समय इसको पराजित किया था और उसके द्वारा दक्षिण के जो 12 राज्यों को हराया गया था उसमें एक राजा था काशी का विष्णुगुप्त। और इसके बाद में जैसे चोलों की, जैसे ही करिकाल के बाद में जैसे चोलों की जानकारी नहीं मिलती, वैसे ही इस विष्णुगुप्त के बाद 5वीं व 6वीं सदी में पल्लवों का इतिहास भी अंधेरे में। तो इस वंश की जो पल्लवों की शक्ति है उसको सिंह विष्णु ने 6वीं शताब्दी के जो उत्तरार्ध में वापस पुनः संगठित किया और एक सिंहासन पर बैठा। इस कारण पल्लव वंश का संस्थापक इस सिंह विष्णु को कहा जाता है। और उसके बाद लगभग 2 शताब्दी तक पल्लवों ने क्या किया था? राज्य
किया था। यानी पल्लवों ने बाद में राज्य आगे चल कर के इस वंश में बहुत भी महत्वपूर्ण शासक हुए। प्रमुख पल्लव राजाओं के नामों के अंदर महेंद्र वर्मा, जो किसका था, सिंह विष्णु का पुत्र था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, जिसने 600 से 625 ईस्वी तक शासन किया था। इसके समय महेंद्र वर्मा प्रथम या महेंद्र वर्मन प्रथम के समय से ही इनको यानी पल्लवों का पांड्यों और चालुक्यों के साथ में संघर्ष प्रारंभ हुआ था। इसके साथ ये बहुत ही बड़ा विद्वान भी था, जो आगे हम देखें ना, इसने जो यहाँ पर आया है वर्मा ने मत विलास प्रहसन नामक नाटक, यानी इसने 2 प्रसिद्ध नाटक लिखे थे। एक तो मत विलास प्रहसन, दूसरा है भगवद जूकियम। इस तरीके से 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ इसने लिखे थे। इसके बाद में शासक बना था नरसिंह वर्मा प्रथम था, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण और सूरवीर शासक था। इसने भी बहुत सारे युद्ध लड़े, और इसने महत्वपूर्ण युद्ध ये लड़ा कि इसने जो पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया, जो चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय, जिससे हर्षवर्धन भी पराजित हुआ था, और अपने समय का वो चालुक्य वंश का सर्वश्रेष्ठ और सबसे महान विजेता शासक था, उसको पराजित करके उसकी पीठ के ऊपर विजय का चिन्ह इसने अंकित किया था नरसिंह वर्मा प्रथम ने। इसके बाद में शासक बना महेंद्र वर्मा द्वितीय या महेंद्र वर्मन द्वितीय। इसने अपने एक विद्वानों की जो सभा थी घटिका, उसका इसने विस्तार किया। उसके बाद शासक बनेगा परमेश्वर वर्मा। इसने क्या किया था, इसके समय में जो कुछ समय तक नरसिंह यानी जो महेंद्र वर्मन के अपने नरसिंह वर्मन के समय में जो इनका संघर्ष एक बार रुक गया था, वो संघर्ष पुनः दोबारा परमेश्वर वर्मन के समय या परमेश्वर वर्मा कहते हैं इसके समय में वापस प्रारंभ हो गया था। इसके बाद जो शासक बनेगा वो है नरसिंह वर्मा द्वितीय, या कहीं वर्मन भी नाम को मिल जाए। ये भी बहुत ही प्रमुख शासक था। इसके समय में वास्तुकला का बहुत ही बड़े पैमाने पर विकास हुआ था। जैसे जो काशी का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण हुआ, महाबलीपुरम के जो समुद्र तटीय मंदिर उनका निर्माण हुआ, काशी का जो इरातुर्स मंदिर उनका निर्माण हुआ। इसके बाद में शासक जो बनेगा वो है परमेश्वर वर्मा द्वितीय। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, और इसने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, और कहा जाता है कि ये मनु के सिद्धांतों पर चलने वाला शासक था। इसके बाद था ये नंदी वर्मा द्वितीय शासक बना, और इसके काल में जो राष्ट्रकूट शासक था दंती दुर्ग, उसने पल्लवों की राजधानी काशी पर क्या कर दी थी, विजय प्राप्त की थी। यानी ये क्या हो गया था, पराजित हो गया था। इसके बाद में नेक्स्ट शासक बना दंती वर्मन, और दंती वर्मन के बाद में शासक बना नंदी वर्मा द्वितीय। इसके बाद शासक बनेंगे नंदी वर्मा तृतीय, फिर नृप वर्मन। उसके बाद शासक बनेगा अपराजित, जिससे कौन हारा, चालुक्य वंश का। अभी हमने जो पढ़ा आदित्य प्रथम, इसको क्या करेगा, युद्ध के अंदर हरा कर इसको मार डालेगा, यानी इसको मार डालेगा। ये भी है क्या था, अपने सौतेला भाई था जो वास्तविक उत्तराधिकारी था, उसकी हत्या करके ये शासक बना था, तो इसकी भी हत्या यहाँ युद्ध के अंदर आदित्य प्रथम कर देगा, और इस वंश का अंतिम शासक था कंप वर्मा। तो इस तरीके से ये वंश भी क्या हो गया, पल्लव शासन भी समाप्त हो जाएगा। अब आगे देखेंगे इसकी कला और वास्तुकला के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो महेंद्र वर्मा महान वास्तु का निर्माता था। उसने पत्थरों को तराश कर अंदर अनेक मंदिर बनवाए। महेंद्र वर्मा प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ लिखा। उसने महेंद्र तालाब भी खुदवाए, यानी सिंचाई के लिए लोगों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की थी। दक्षिण भारत के अंदर आज भी वर्तमान में भी तालाबों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है उनके लोगों के आजीवन में। लगभग 610 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को इसने क्या किया था, पराजित किया था। महेंद्र के पुत्र और उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मा यानी महामल ने 642 में पुलकेशिन द्वितीय को क्या करा दिया, हरा दिया, जो अभी मैंने आपको बताया, और उसकी राजधानी वातापी पर क्या कर दिया, अधिकार कर दिया, और उसकी पीठ में विजय नामक चिन्ह भी इसने क्या कर दिया था, अंकित करवाया था। परंतु चालुक्यों ने 655 ईस्वी में इस हार का बदला ले लिया, यानी कभी ये जीतते तो कभी वो जीतते। इस तरीके से दोनों के अंदर ये हार जीत चलती रही। और चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव राजा जो परमेश्वर वर्मा को पराजित करके उसकी राजधानी काशी पर ही क्या कर लिया, अधिकार कर दिया। तो प्रारंभिक पल्लव राजाओं में मामल्लपुरम या जिसे महाबलीपुरम भी कह जाते हैं, इस नगर की स्थापना की, और वहाँ 5 रथों के मंदिरों यानी जो रथ मंदिर है उन रथ मंदिरों का निर्माण भी पल्लव शासकों ने ही करवाया था, जिसमें पांड्यों के आधार पर 5 रथ मंदिर बने हुए। यहाँ चट्टानों को तराश कर मूर्तियों
का निर्माण उत्कीर्ण करवाया गया। काशी में भी पल्लव राजाओं ने बहुत ही विशाल मंदिर बनाए, जिन्हें अभी हमने देखा था। पल्लव शासकों में कुछ विष्णु के उपासक थे और कुछ शिव के उपासक। इस कारण यहाँ अलग अलग मूर्तियों का और मंदिरों का भी निर्माण करवाया था, क्योंकि जो जिस धर्म के मानने वाले अधिकतर शैव धर्म के होने के कारण अधिकतर जो मूर्तियाँ वो शिव से ही संबंधित है। तो इस काल में विशेषकर मंदिरों का निर्माण हुआ था। अब आगे हम जो नेक्स्ट वंश की बात करेंगे वो वंश है चालुक्य वंश। इस वंश को जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसे वादामी का चालुक्य वंश भी कहा जाता है या वातापी का चालुक्य वंश। देखो अब इसकी थोड़ी स्थिति के बारे में हम देख लेते हैं। इस समय की स्थिति क्या थी और कैसी परिस्थितियों के अंदर इसका वंश का उद्गम हुआ। तो इस समय क्या होता था, उत्तरी भारत में जो गुप्त साम्राज्य वो पतन की ओर था और वहाँ पर अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। तो इसी समय में जो दक्षिण भारत के अंदर भी कई राज्यों का जन्म हुआ था। उसमें सातवाहन थे और इधर पांड्य, चोल और चेर थे, जो कि संगमकालीन साहित्य से जिनके बारे में हम जानकारी। बाद में इन पांड्य, चोल और चेर राज्यों का पतन हो गया और भी जो राज्य यहाँ पर जैसे पल्लव आदि राज्य इस समय क्या हुए, प्रचलन में आए थे, यानी उनका क्या हुआ था, उत्थान हुआ था। तो ऐसे ही जो इस दक्षिण भारत की राजनीति के अंदर चालुक्य वंश का भी क्या हुआ, उत्थान हुआ। जो ये वंश भी कला, साहित्य और धर्म के क्षेत्र में भारत को क्या किया था, इसने प्रभावित किया था। इस वंश का संस्थापक था जय सिंह, और जय सिंह इस वंश का संस्थापक था, लेकिन उसके बाद में इस राज्य को सही पहचान दिलवाने वाला था पुलकेशिन प्रथम। इस कारण इसे इस वंश का वास्तविक संस्थापक और प्रथम पराक्रमी सम्राट माना जाता है। और इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण, यह ध्यान रखना, पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। वातापी के चालुक्यों का 13 वर्ष के व्यवधान यानी 642 से 655 को छोड़कर 550 से लेकर 757 तक क्या किया था, शासन किया था। चालुक्य नरेशों में चौथा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे अधिक ख्याति ग्रहण था, जिसने 608 ईस्वी में सिंहासन ग्रहण किया और इसके राज्य का विस्तार उत्तर में नर्मदा से लेकर के दक्षिण में कावेरी नदी तक था। इतना बहुत ही महत्वपूर्ण था। 642 में पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा द्वारा क्या हुआ, पराजित हुआ था। इसने हालांकि क्या किया था, इसने जो वर्धन वंश का शासक था हर्षवर्धन, उसे पराजित किया, जिसकी जानकारी रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा इसने वेंगी को भी जीत लिया, आस पड़ोस के शासकों को जीत कर इस वंश का ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ। और इसने इसके बाद में जो पल्लवों के ऊपर भी इसने आक्रमण किया, और जो पल्लव शासक था महेंद्र वर्मन, उसको इसने क्या किया, पराजित किया। लेकिन इस महेंद्र वर्मन को जो पराजित किया, उसकी बदला लेने के लिए ही नरसिंह वर्मा ने इस पर आक्रमण किया और इसे पराजित करके जो युद्ध के मैदान में कहा जाता है कि इसे हरा दिया। इसके लिए नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो श्रीलंका का शासक था मानवम, उसकी सहायता प्राप्त की थी। पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने भी चालुक्य शक्ति को क्या किया था, वापस प्रतिष्ठित किया था। और कहा यह जाता है कि ये 3 समुद्रों के बीच की भूमि का क्या था, मालिक था, यानी गुजरात का जो लाड़ क्षेत्र वो भी इसने क्या किया था, विजयी किया था। इसके बाद में वापस जो चालुक्य शक्ति कमज़ोर होने लगी और उसके बाद में महत्वपूर्ण शासक बना था विक्रमादित्य सेकंड, जिसने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश को पराजित करके और कल्याणी को क्या बनाया था, अपनी राजधानी, और नए चालुक्य यानी यहाँ से जो कल्याणी के चालुक्यों की जो शाखा है उसकी स्थापना होती है। इसने क्या किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इसने ये किया था कि इसने अपने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को क्या किया था, सुदृढ़ किया था, जिसमें इसकी रानियों ने विभिन्न मंदिरों का भी क्या करवाया था, नियंत्रण जो स्थापना करवाई थी। ये नया राज्य 973 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक सतासीन रहा और कल्याणी के चालुक्य राज्य का एक लंबे अरसे तक, यानी लंबे अरसे मतलब लंबे समय तक तंजौर के चोलवंशी शासकों के साथ में भी संघर्ष चला। सताश्रय नामक चालुक्य राजा को चोल नरेश राजराज ने क्या किया था, पराजित किया था। और बाद में चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम ने इस अपमान का बदला लेकर के जो चोल वंश का शासक था राजा धीराज प्रथम, इसको कोपम के युद्ध में करारी हार देकर के इसे युद्ध के अंदर ही इसको मार दिया था, जिसका वर्णन अपने पहले भी किया था। इसके बाद में इस वंश का जो शासक अधिराजेंद्र बनेगा, जो अपने इस विजय का क्या करेगा, बदला लेगा। अब देखेंगे
इस वंश का जो 7वां नरेश था विक्रमादित्य षष्ठी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था जिसका साहित्यिक उल्लेख भी बहुत ही महत्वपूर्ण मिलता है। जो विक्रमांक के नाम से विख्यात था, इसने कांची पर क्या कर दिया, अधिकार कर दिया। और प्रसिद्ध कवि विल्हण जो इसके दरबार में रहता था, जिसने विक्रमांक देव चरित्र की रचना की थी, जिसमें विल्हण ने इसमें क्या किया था, विक्रमादित्य के ही जीवन पर आधारित यानी इसके चरित्र का ही इसके अंदर वर्णन किया गया है। वातापी और कल्याणी के चालुक्य नरेशों ने हिंदू होने पर भी बौद्ध और जैन धर्म को क्या दिया, संरक्षण, यानी ये भी क्या थे, धर्म सहिष्णु शासक थे। और चालुक्य राजाओं ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिस मंदिरों के अंदर मैंने आपको बताया, जैसे विक्रमादित्य की पत्नी एक लोक महादेवी थी, उसने जो विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। और इसी की दूसरी पत्नी थी त्रिलोक महादेवी, जिसने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इस तरीके से इस काल में जो विशेषकर ऐहोल के अंदर बहुत सारे विशाल पैमाने पर जो मंदिर प्राप्त होते हैं वो इसी काल के। इसके अलावा इस काल में विभिन्न संघों आदि ने भी मंदिरों का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। याज्ञवल्क्य स्मृति की जो मिताक्षरा नामक व्याख्या का जो प्रसिद्ध विधिवेत्ता था विज्ञानेश्वर, वो इन चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में ही रहता था। यानी जो मिताक्षरा है याज्ञवल्क्य स्मृति की टीका, उसको किसने लिखा था, विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर है क्या, ये हिंदू कानून की एक आधिकारिक पुस्तक माना जाता है। यानी हिंदू जो कानून है उसका जो वर्णन है उसका इसी के अंतर्गत किया गया। तो इस तरीके से ये काल हम कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण काल था। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो हमारा नया टॉपिक है महाआक्रमण और आत्मसातीकरण, शक, हूण और कुषाण। पहले हम इसका मानचित्र देखेंगे। तो ये आपके सामने मानचित्र, ये आप देखिए, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये वाली, ये है कुषाण राज्य को प्रदर्शित करती हैं। और यहाँ देख सकते हैं ये इंडो पार्थियन राज्य हैं, यहाँ से ये कुषाण राज्य, फिर यहाँ युद्ध, इधर शक, मालव, नाग, इन सब को बाद में इन्होंने अपने क्या किया था, अधीनस्थ कर दिया था। ये कुषाणों का अधिकतम विस्तार वाली डेड लाइन है। फिर यहाँ से ये शक राज्य डॉट डॉट वाली ये लाइन, फिर सातवां राज्य ये यहाँ पर जो इस साइड वाला, और फिर रोमन सिक्के। ये भारत के अंदर उस समय के रोमन सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए उनके लिए ये जानकारी, जैसे यहाँ से रोमन सिक्के मिले, इधर से ये मिले रोमन सिक्के, यहाँ से भी प्राप्त हुए, इस साइड से भी यहाँ भी मिले, बांग्लादेश में भी मिले, इधर तटवर्ती क्षेत्र और सुदूर विशेषकर जो सिक्के हैं चेर पांड्यों के काल में, यहाँ पर जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में अधिकतर इनके जो रोमन सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये था आपके सामने मानचित्र। तो इन जो महाआक्रमण और आत्मसातीकरण, इसके अंदर हम जो जातियाँ देखेंगे, यानी भारत के ऊपर जो बाहरी आक्रमण हुए यानी विदेशी आक्रमणों के बारे में हम देखेंगे। और आत्मसातीकरण यानी ये विदेशी जो आएंगे भारत पर आक्रमण करेंगे और भारतीय संस्कृति में घुल मिलकर हमेशा के यहीं से होकर रह जाएंगे, वही होता आत्मसातीकरण, यानी भारतीय संस्कृति के अंदर इनका मिल जाना, घुल मिल जाना। तो इसमें 3 जातियाँ महत्वपूर्ण हैं जिसके बारे में देखेंगे, शक, हूण और कुषाण। इन तीनों का लगभग रास्ता एक ही है, जो चीन के जो यानी जो हिमालय पर्वत जो काकेशस श्रेणी है उससे जो पूर्व की साइड से चीन वाले क्षेत्र से यानी मध्य एशिया से ये होकर भारत की तरफ आई थी। तो इसमें हम देखेंगे शक। तो मध्य एशिया की ये लड़ाकू जनजाति, यानी ये मूलत सभी क्या थे, सरवाए थे, और वहाँ से एक जाति ने दूसरी जाति को वहाँ से जब खदेड़ दिया तो वो नए अपने जो चरगा क्षेत्रों की खोज में आगे बढ़ते आए, और वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते भारतीय क्षेत्र में और भारत की कमजोरी का लाभ उठाकर यहाँ इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर दिया। यानी ये भी क्या थी, जो शक थे ये भी यूची नाम की एक कबीलाई जाति थी मध्य एशिया की, जिसने वहाँ से खदेड़ देने के बाद ये बैक्ट्रिया, पार्थिया आदि स्थानों पर आए। इधर पार्थियन क्षेत्र पर जो पल्लवों का ज़्यादा जोर होने के कारण ये भारत की तरफ मुड़ गए थे। इन्होंने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से सारे प्रदेश पर क्या कर दिया, अधिकार कर दिया, क्योंकि यहाँ इस समय हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक शासक थे। इनकी कमजोरी का लाभ इन्होंने उठाया, उनकी कमजोर स्थिति के कारण इन्होंने इस क्षेत्र पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया था। शक बोलन दरे से होकर लगभग 71 ईसा पूर्व के अंतर्गत भारत आए थे। यानी ये कब वहाँ से चले थे, लगभग 161 ईसा पूर्व में यूसी नामक जाति वहाँ से पलायन की थी मध्य एशिया से, और वहाँ से घूमते घूमते इन्होंने बोलन दरे से लगभग 71 ईसा पूर्व में भारत के अंदर प्रवेश किया था। प्राचीन जैसे साहित्यिक हमारे स्रोतों में
जैसे हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत में शक जातियों को कम्बोजों और यवनों के साथ में रखा गया। ये कम्बोज कहाँ था? जो दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर अफगानिस्तान वाला इस क्षेत्र के अंदर ही था। और कालकाचार्य कथानक में भारत में शकों के आक्रमण का भी उल्लेख मिलता, जिसमें उन्हें शक कुल या चक कुल कहा गया। सिंधु प्रदेश को जीतकर उन्होंने सौराष्ट्र में शक राज्य की स्थापना की थी। मुद्राओं और लेखों से भी स्पष्ट होता है कि इनकी एक शाखा उत्तरापथ और मथुरा में अपना स्थान या अपना आधिपत्य स्थापित किया और कालांतर में वे अवंती और सौराष्ट्र और महाराष्ट्र के प्रदेश के अंदर फैल गए थे। यानी शकों की कुल 5 शाखाएं थी, अलग अलग थी 5 शाखाएं। पहले वहाँ से आए, फिर जब पार्थियनों के साथ में इनका संघर्ष हुआ तो वहाँ से ये 2 शाखाएं बन गई थी, जिसमें से एक शाखा जो उत्तरी मार्ग से भारत आई थी और दूसरी दक्षिण मार्ग से आई थी। एक ईरानी शाखा थी और एक थी जो शक मरुण शाखा। इन दोनों के संघर्ष और बाद में जाकर के भारत के अंदर इनकी कुल 5 शाखाएं हो गई और हर शाखा अलग अलग थी। यानी इनका पूरा जो 5 शाखाओं का जो शासन क्षेत्र था भारत और अफगानिस्तान के अंदर इनका स्थित था, जिसमें से एक शाखा अफगानिस्तान के अंदर रह गई, एक शाखा जो दूसरी शाखा थी पंजाब में बची, जिसकी राजधानी हमें तक्षशिला मिलती है। कौन सी मिलती है? ये तक्षशिला उनकी राजधानी थी। तीसरी शाखा जो मथुरा के अंदर आकर बसी थी, कहाँ पर आई थी? मथुरा के अंदर बस गई थी। चौथी शाखा जो पश्चिमी भारत के अंदर इसने अपना शासन स्थापित किया था, ये इधर सौराष्ट्र और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र था, इधर इसने अपना शासन स्थापित किया था। और एक और शाखा थी जिसने अवंती यानी उज्जैन के अंदर अपना शासन स्थापित किया था। इस तरीके से ये शकों की 4 शाखाएं, यानी एक उत्तरी दक्खन और एक जो पश्चिमी भारत, इस तरीके से इन्होंने 5 शाखा ये भारत के अंदर शासन स्थापित किया, जिसमें तक्षशिला के शक शासकों में मावेज और एजेज के नाम आते। तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश किसने किया था? पल्लवों ने। पल्लवों के द्वारा विनाश करने के कारण ये शक्ति और भारत के अंदरूनी भागों के अंदर बटी। हमामस और हगान मथुरा के ये प्रारंभिक क्या थे? शक क्षत्रप थे। और मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्षक लेख के बाद भी शक शासक राजबुल को महाक्षत्रप कहा गया। तो इससे भी हमें जानकारी मिलती है कि इनका जो शासन है बहुत ही बड़े क्षेत्र पर था। शकों ने जो भारत के अंदर जो क्षत्रप प्रणाली उसकी स्थापना की थी, जिसके अंतर्गत 2 शासक साथ में राज्य किया करते थे। मथुरा के शकों में पूर्वी पंजाब तक अपनी सीमा का विस्तार कर लिया था और मथुरा में शक शक्ति का विनाश कुषाणों के द्वारा हुआ था। तो इस तरीके से धीरे धीरे शाखाएं। और पश्चिमी भारत के शकों में शरात वंश का भूमक और नहपान ये नामक 2 बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए थे। और इन शासकों ने सातवानों से कुछ प्रदेश जीते थे। यानी सातवानों के साथ में इनका बहुत ही लंबा संघर्ष चला था। कभी सातवानों को सफलता मिलती तो कभी शकों को सफलता मिलती, और फाइनल रूप से इन्होंने सातवानों को कमज़ोर कर दिया था। और महाराष्ट्र, काठियावाड़ और गुजरात पर इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। और नहपान के समय में पश्चिमी देशों के बीच में समुद्री व्यापारिक संबंध का, ये वही नहपान है जिससे गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित करके मार डाला था, जिसका उल्लेख हमें जोकलथम्बी नामक स्थान से मिले सिक्कों के ढेर से भी प्रमाणित होता है, जिसके अंदर इस नहपान के सिक्कों को दोबारा छपवाया गया, यानी उसको मार्क करवाया गया, जिसके ऊपर गौतमीपुत्र सातकर्णी का चिन्ह मिलता है। यानी इससे नहपान गौतमीपुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जो जोगलथम्बी से सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है। नासिक लेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को शरात वंश का उन्मूलक कहा गया। उज्जैनी और काठियावाड़ के शक शासकों में षष्ठन बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसने उज्जैनी में शक वंश की है। उज्जैनी शाखा बाद में गुजरात वाले क्षेत्र के अंतर्गत अगर इस शाखा के शासकों ने अपने लेखों और मुद्राओं पर शक संबंध का प्रयोग किया, जो विशेषकर कब हुआ था? 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। हालांकि ये कनिष्क से प्रारंभ हुआ माना जाता है। षष्ठन का पुत्र रुद्रदमन, जिसे रुद्रदमन प्रथम के नाम से जाना जाता, ये बहुत ही इस वंश का महत्वपूर्ण शासक हुआ था, जो अपनी जन कल्याण की नीति के कारण प्रसिद्ध था, जिसके बारे में जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख, यहीं से हमें जो स्कंदगुप्त और अशोक का भी अभिलेख यहीं से हमें प्राप्त हुआ है। रुद्रदमन का साम्राज्य पूर्वी और पश्चिमी मालका, द्वारका, जूनागढ़, साबरमती नदी, मारवाड़, सिंधु घाटी, उत्तरी कोंकण और विंध्य पर्वत तक फैला था। यानी ये जो 17 वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, इसने अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे। और ये जो मैंने मानचित्र तो आपको पहले भी मैंने बता दिया था इनका। और इनके आने का जो क्रम है, हर जातियाँ इधर से ही आई थी, ये मध्य एशिया यहीं से होते हुए भारत के भागों में आई थी 1 बाय 1 करके।
और इनके मुद्राओं यानी सिक्कों से परिचित होता है कि सस्टन का वंश 305 ईस्वी में क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। यानी इस समय तक शक इस क्षेत्र से क्या हो गए, समाप्त। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था रुद्र सिंह द्वितीय। कौन था? रुद्र सिंह द्वितीय, जिसे किसने हराया था? जो गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिसे कहते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनको पराजित करके जिसने शकारी की भी उपाधि धारण की थी। इसके बाद में शक राज्य इस क्षेत्र से क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। अब जो नेक्स्ट हम राज्य की बात करेंगे वो राज्य है कुषाण वंश, जो कि यूची या जिसे तोचे सीरियन भी कहा जाता है, इस जाति से ये संबंधित थे। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक ये हुए थे कुषाण वंश, और इस वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था कनिष्क, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो क्या था, यूही कबीला भी 5 भागों में, जैसे शकों की 5 शाखाएं थी वैसे इनकी 5 शाखाएं थी, और उनमें से एक कबीले ने भारत के कुछ भागों पर शासन किया। ये भी अलग अलग शाखाओं में बच गए, कुछ अफगानिस्तान में रहे, कुछ तिब्बत की तरफ चले गए थे। तो इन्होंने भी धीरे धीरे उसी क्षेत्र से ये भारत की तरफ इन्हें भी पलायन करना पड़ा था। और इस वंश के शासकों की अब हम बात करेंगे। तो इस वंश का जो शासक था जिसने भारत की तरफ बढ़े और भारत पर शासन किया, इस वंश का जो संस्थापक भारत में कहा जाता वो कुजुल कडफिस था। यानी भारत में कुषाण वंश का शासन था कुडुल कडफिसस प्रथम, या जिसे कुजुल कडफिसस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अपनी जाति के गौरव का क्या था, संस्थापक था। यानी जो खानाबदोश जाति थी, जो भ्रमणशील थी, इसने उसको स्थायी रूप से बचाया और एक साम्राज्य की स्थापना की थी। इसने दक्षिण अफगानिस्तान, काबुल, कंधार और पार्थिया के भाग पर अधिकार करके अपने राज्य में मिला दिया, और इन्होंने भी क्या कर दिया, वैदिक धर्म स्वीकार कर लिया। यानी जो भारतीय धर्म है, भारतीय धर्म को इन्होंने स्वीकार कर लिया। यानी यही तो होती है आत्मसाती कारण। इसने काफ़ी सारे सिक्के भी जारी किए जिस पर इसकी उपाधि महाराजा धीराज की प्राप्त होती है। इसके बाद में जो दूसरा शासक बना था वो विम कडफिसस था। विम कडफिसस जो है 65 से 75 ईस्वी तक भारत के जो एक विशाल क्षेत्र पर इसका क्या था, राज्य था। ये शैव मत का अनुयायी था। यानी इसने भी क्या कर दिया, शैव जो इसके पिताजी के समय से भी इस वंश का क्या होता, भारतीय धर्म इन्होंने अंगीकार कर लिया था। जो इसने अपना विशाल साम्राज्य था बहुत ही बड़े पैमाने पर किया था, जिसमें बेलग्राम, पेशावर, तक्षशिला, मथुरा, गोरखपुर, वाराणसी, इंदौर नदी के प्रदेश इसमें शामिल थे। और इसकी बड़ी बड़ी उपाधियाँ भी हमें प्राप्त होती है, जैसे महाराजा धीराज, महेश्वर, सर, लोकेश्वर। इसके अलावा इसकी जो सिक्के यानी मुद्राओं पर त्रिभुज, त्रिशूलधारी, व्याघ्र, समाग्राही, नंदी अभिमुख भगवान शिव की आकृति, इससे भी सिद्ध होता है कि ये क्या था, ये शैव मत का अनुयायी था। उसने भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए थे। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है कि पहली बार अपने नाम के जो सोने के सिक्के, इससे पहले भारत के अंदर जो सिक्के चलते थे उस पर नाम, राजा का, शासक का नाम अंकित नहीं होता था, जबकि उसकी जगह चिन्ह अंकित हुआ करते थे। अब पढ़ेंगे इस वंश का जो नेक्स्ट शासक है वो कनिष्क। हालांकि इसने एक अलग वंश की स्थापना की थी जिस वंश का नाम था कुषाण, अपने कनिष्क वंश भी इसके कहते हैं। कुषाण तो ये थे ही, कनिष्क वंश के नाम से भी इसे जाना जाता। तो ये भारत के प्रमुख कुषाण राजाओं में से क्या किया जाता था। इसके समय के अंदर क्या हुआ था, कश्मीर के जो कुंडल बने उसमें आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर अश्वघोष जैसे विद्वानों ने भी क्या किया था, भाग लिया था। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर यानी फिरोजपुर और दूसरी राजधानी मथुरा थी। उसने 78 ईस्वी में एक नया संवत चलाया था, और जिस संवत को हम शक संवत के नाम से जाना जाता है। यानी इस वंश की जो सर्वाधिक ख्याति है वो इसके समय ही हमें प्राप्त होती है, शक वंश की। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। इसके अलावा उसने कासकर, यारकन, खोतान पर भी विजय प्राप्त किया। यानी इसका विजय अभियान बहुत ही बड़ा था। इसने पार्थिया से शुरुआत की, फिर पाटलिपुत्र यानी मगध को जीता। यहीं से उसने क्या किया था, अश्वघोष को प्राप्त किया था। इसके अलावा बुधगाई, काष्ठपात्र, फिर कश्मीर को जीता, फिर उज्जैन, फिर मध्य एशिया, फिर चीन पर भी इसने क्या किया था, आक्रमण किया था। इस तरीके से इसका राज्य बहुत ही विस्तृत था, जिससे खोतान, यारकन तक का प्रदेश शामिल था। माँ स्थान यानी बोगरा में पाई गई एक सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है। और मथुरा जिले में कनिष्क की भी एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। इस प्रतिमा में वो घुटने तक क्या पहने हुए, चोगा पहने हुए, जो इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिमा, जिसका सिर का धड़ नहीं और उसके भारी बूट पहने हुए। एक तांबे के सिक्के पर कनिष्क की देवी
वेदी पर बलि देते हुए दिखाया गया। इससे भी सिद्ध होता है कि इन कनिष्क का क्या हो गया था, भारतीय धर्म इन्होंने अंगीकार कर लिया था, यानी इन्होंने जो आत्मसातीकरण इसका भारत के अंदर हो चुका था। कनिष्क के राज दरबार में पार्श, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे विद्वान, जिसमें से इन तीनों ने जो चतुर्थ बौद्ध संधि थी उसके अंदर भाग लिया था, जैसे बौद्ध विचारक और नागार्जुन, जिन्होंने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज की थी, पारे आदि का निर्माण करवाया था और मानव को अमर बनाने जैसे कार्य में किए थे। हालांकि वो इसमें सफल नहीं हो पाए से उससे पहले ही इनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी गई थी। तो प्रख्यात गणितज्ञ और सर्क जैसे चिकित्सक थे जिन्होंने सर्क संहिता की क्या की थी, रचना की थी। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचार हुआ, यानी इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। और बौद्ध धर्म की किस शाखा को, महायान शाखा को अधिक संरक्षण, यानी उसका उभेद्य और प्रचार इस कनिष्क के समय के अंदर हुआ था। उत्तर भारत में कुषाण शासकों की सत्ता लगभग 230 ईस्वी तक बनी रही और इस समय की सबसे महत्वपूर्ण है कनिष्क के समय में जो चीन से जो यूनान होते हुए रोम की तरफ जाने वाला जो रेशम मार्ग था उस पर इन्होंने कुषाणों ने क्या कर लिया था, अधिकार हो गया। और इससे क्या हुआ, भारत की का आर्थिक समृद्धि बढ़ी। क्या बढ़ी थी, तो भारत का जो रोम के साथ व्यापार काफी लाभप्रद स्थिति, जिससे भारत की क्या हुई थी, आर्थिक समृद्धि इस काल के अंदर बहुत ही बढ़ गई थी। ये है कनिष्क का, आप देखिए इसमें छोटा कर लेते थोड़ा, ये कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। और ये इसकी मुद्रा है, सिक्के जो कनिष्क ने है जारी किए। अब देखेंगे हूणों के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हालांकि ये भी क्या थी, बर्बर जाति थी। भारत पर शक और कुषाण के बाद में हूणों का भारत पर पहला आक्रमण 458 ईस्वी में हुआ था। अब देखो ये था क्या, इसके बारे में भी विद्वानों में यानी इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद है। ये हूण भी क्या है, मंगोलों की तरफ मध्य एशिया की खाना बदोश और बर्बर जाति थी जो भारत की धन संपदा को इसने खूब लूटा था। यानी बर्बर थी जो हाथी की अर्धनग्न लोग थे, हाथी की पीठ पर बाला चला, तो वे बेहद क्रूर लोगों में ये माने जाते। ये मध्य एशिया के काकेशस पर्वत से संबंधित थे, वहाँ से आए। और कहा यह जाता है कि चीन से हुनाव प्रदेश से संबंधित होने के कारण इसे हूण कहा जाता था। उस समय गुप्त वंश का जो सम्राट यानी कुमार गुप्त का शासक है, ये गुप्त नहीं है, पूरा नाम है कुमार गुप्त प्रथम का यहाँ शासक था। इसके समय हूणों के भारत पर आक्रमण प्रारंभ हुए जिसका सामना स्कंदगुप्त ने किया था और बाद में स्कंदगुप्त ने ही इनको पराजित करके भारत से खदेड़ा। यानी कई देखो बंजारे हूण की अलग अलग उत्पत्ति, कई इतिहासकार इसे बंजारों और गुर्जरों से इनकी उत्पत्ति बताते और उनकी इन्हें उपजाति के रूप में संज्ञा देते हैं। 30 वर्ष बाद पुनः हूणों के आक्रमण हुए और इन्हीं हूणों के आक्रमण से जो गुप्त साम्राज्य वो कमजोर हो गया था। 6वीं शताब्दी के प्रारंभ तक हूणों का भारत के उत्तर पश्चिम के बड़े भाग पर अधिकार हो गया। यानी अब हूणों ने भारत के अंदर पांव पछाड़ लिए थे, जिसमें तोरमान नामक सरदार ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट करके पंजाब है, राजपूताना, सिंध, मालवा पर अधिकार करके महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। यानी ये इस भारतीय क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक बन गया था। और इसने अपने पुत्र मिहिर कुल के साथ मथुरा और तक्षशिला में क्या किया था, संयुक्त रूप से राज्य किया। और इस क्षेत्र में बहुत ही बड़ा रक्तपात भी इन्होंने किया था और पवेया नगरी से ये अपनी क्या करता था, शासन चलाता था। तोरमान के बाद इसका पुत्र मिहिर कुल हुआ जो इससे भी ज़्यादा क्रूर था, जिसका राज्य 510 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और सियालकोट को इसने अपनी राजधानी बनाया था जो वर्तमान पाकिस्तान के अंतर्गत स्थित है। बौद्ध भिक्षुओं से मिहिर कुल को बहुत घृणा थी, इस कारण अनेक बौद्ध मठों और स्तूपों को नष्ट किया था। मालवा के जो शासक है यशोवर्मन, इसने क्या किया था, इन हूणों को पराजित किया और हूणों के अत्याचारों का क्या किया था, दमन। यानी हूणों के जो अत्याचार होते थे उसका मुकाबला करने के लिए यशोवर्मन और बालादित्य इन दोनों ने मिलकर के इसको क्या किया था, पराजित करके। हालांकि ये इतने पराजित हो गए थे, अब इनकी स्थिति नहीं थी कि ये मध्य एशिया जाए और नहीं जाना ही था। ये मध्य एशिया न जा कर के भारतीय धर्म और संस्कृति यानी हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति को अपना कर यहीं के होकर के रह गए और भारतीय संस्कृति के अंदर ही ये क्या हो गए, विलीन हो गए। यानी इनको हराने एशिया में रहने वाला पहला शासक स्कंदगुप्त था, उसके बाद में जो ये यशोवर्मन और इसके अलावा एक था नरसिंहगुप्त बालादित्य, इन सब ने मिलकर इन 3 शासकों ने हूणों को क्या किया था, पराजित किया था। यानी इसने पराजित होने के बाद ये क्या हो गया, कश्मीर में चला गया और वहाँ इसने अपना राज्य
स्थापित किया। कहाँ पर किया? कश्मीर में। हुणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया और भारत की राजनीतिक एकता वापस समाप्त हो गई और देश पूर्ण छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बंट गया। यानी भारत को 2 बार राजनीतिक जो एकता प्राप्त हुई, एक बार मौर्यों के समय, दूसरी बार गुप्तों के समय, और फिर ये टुकड़ों में बंट गया और फिर से भारत के अंदर वो विदेशी आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। अब देखेंगे आत्मसातीकरण, यानी भारतीय संस्कृति के अंदर विदेशी तत्वों का जो विलीनीकरण। इसमें शक, हूण, कुषाण ये विदेशी जातियाँ थी, इन्होंने शासन तो किया, परंतु धीरे धीरे जब इनके शासन व्यवस्था कमज़ोर हुई, ये भारतीय समाज और संस्कृति में आत्मसात, यानी यहीं के बनकर है कि यहीं के अंदर विलीन हो गए, ये वापस पुनः अपने देश नहीं गए थे। कुषाण शासकों में तो वैदिक धर्म पालन और शैव मत की निष्ठा सर्वमान्य रही थी, और हूणों का धर्म के बारे में भी कहा जाता है कि हूणों का धर्म भी शैव धर्म, और कहा ऐसा भी जाता है कि हर हर महादेव का नारा भी हूणों ने ही लगाया था। तो इस तरीके से इन्होंने भी क्या कर दिया था? भारत की भूमि को आत्मसात कर दिया था। और कहा यह भी जाता है कि 8वीं शताब्दी का जो राजपूत युग है वो हूणों का रक्त मिश्रित रहा होगा, और जो राजस्थान का हाड़ोची क्षेत्र, उसके बारे में भी कहा जाता है कि उन हाड़ा राजपूतों की उत्पत्ति हूणों से ही हुई है। जो भी सत्य क्या, देखो इतिहासकार अलग अलग बातें बताते हैं। कनिष्क द्वारा की गई बौद्ध धर्म की सेवा और उसके द्वारा भारत के महान राजाओं में भी प्रतिष्ठित करती है। जो बौद्ध धर्म को संरक्षण और विदेशों के अंदर फैलाव कनिष्क के समय से ही हुआ था। ये सिक्कों के बारे में हमने अभी देखा था। तो इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर समाप्त होता है। ये आपका कक्षा 10 का जो पहला अध्याय है वो इसी के साथ कंप्लीट हुआ। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और मेरी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन ज़रूर दें, और वीडियो पर निरंतर कमेंट आप ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेशन प्रदान करते हैं। धन्यवाद।